आज हम हिंदी व्याकरण में सम्मिलित अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद विषय का वर्णन करेंगे। वाक्य क्या है और किस तरह से वाक्यों का प्रयोग होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान से देखिए, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले, जो हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, उनको प्रकट करने वाले, उनको अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह। सार्थक अर्थात जिसका सही अर्थ हो, सही अर्थ लिए हुए हो, वो व्यवस्थित, एक व्यवस्थित ढंग से, एक क्रम के रूप में, एक व्यवस्थित रूप में दिया गया हो शब्द समूह। ऐसा शब्द समूह जो सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है, ऐसा शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जो हमारे भावों और विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं? आइए देखते हैं। कोई भी हम वाक्य का उदाहरण यहाँ ले रहे हैं। आओ। आओ कहने पर अपने आप में एक पूर्ण वाक्य साबित हो रहा है। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं कि आओ या इधर आओ, तो यहाँ इधर आओ कहने पर हमने दो शब्दों या पदों का प्रयोग किया। आओ कहने पर केवल एक का ही प्रयोग हुआ। दुकान के अंदर आओ, यहाँ चार अलग अलग शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दुकान के अंदर आओ। अब इस आधार पर आपको ध्यान रखना है कि वाक्य किसी एक पद का भी हो सकता है या एक से अधिक पदों का भी हो सकता है। अब शब्द और पद में क्या अंतर है जानते हैं। कि हमने कहा कि ये शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह है वाक्य। व्यवस्थित, सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह को हम वाक्य कह रहे हैं। अब हम कहते हैं कि ये वाक्य जो निर्माण हुआ है, इसमें सम्मिलित प्रत्येक शब्द ये पद कहलाएगा। दुकान के अंदर आओ, ये सभी शब्द क्योंकि एक व्यवस्थित समूह के रूप में व्याकरण की इकाई में बंध कर प्रयोग हो रहे हैं, तो ये सभी शब्द वाक्य निर्माण की दृष्टि से पद कहलाएंगे। शब्द और पद में केवल इतना ही अंतर है कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, जबकि पद किस आधार पर कहलाएंगे? जब वे वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अलग से आपको लिखना है तो दुकान, आओ, अंदर, बाहर, इस प्रकार से शब्द कहलाएंगे। अब जब हम इन्हीं शब्दों को एक वाक्य में बांध कर लिख रहे हैं, दुकान के अंदर आओ, तो इनका एक व्यवस्थित क्रम है जिस आधार पर ये शब्द पद कहलाएंगे, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधकर, एक इकाई में बंधकर एक वाक्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तब ये पद कहलाएंगे। इसका मतलब शब्द ही पद होते हैं, लेकिन वो शब्द कब पद कहलाएंगे? जब वे वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। अब वाक्य के गुण के विषय में जानते हैं। वाक्य के गुण क्या हैं? वाक्य की रचना शब्दों, पदों के योग से होती है। अभी हमने जाना कि ये वाक्य हैं। कोई भी बात हम कह रहे हैं तो हम वाक्यों के माध्यम से कह रहे हैं। तो शब्द और पद के योग से वाक्यों की रचना होती है। दूसरा बिंदु है, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द, पद अर्थवान होने चाहिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो अर्थवान होने चाहिए। अर्थवान अर्थात अर्थ देने वाले, सही अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। फिर है, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार सही क्रम में प्रयोग किए गए हों। एक सही क्रम में वाक्य के सभी शब्दों का, पदों का प्रयोग होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ के का प्रयोग किया, दुकान के अंदर आओ। अब यदि इन्हीं शब्दों को हम आगे पीछे कर देते हैं तो एक व्यवस्थित क्रम नहीं रहेगा। जैसे हम पहले लिख दें अंदर के आओ दुकान,
इस आधार पर यदि हम इनका क्रम बदल दें तो ये एक सार्थक वाक्य नहीं कहलाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखना है कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार सही क्रम में हम वाक्यों का प्रयोग करें। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, अपने सही अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम है। वाक्य भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अपनी बात को, अपने भाव को, विचार को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो भाषा वाक्यों से बनती है। और यदि हम कहें एक माधव, तो यह एक पद कहलाएगा। या माधव, जैसे हमने आओ के साथ पूर्ण विराम लगा दिया, एक वाक्य के रूप में हमने लिया है। स्वतंत्र रूप से लिखें तो आओ एक शब्द है। यदि हम इसे वाक्य की दृष्टि से लिख रहे हैं तो आओ कहने पर हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं, यानी हमने अपनी बात यहाँ कह दी, एक वाक्य के रूप में प्रयोग किया इसे। अब हम कहें कि आज कौन अनुपस्थित है, यदि कहा जाए माधव, तो ये अपने आप में पूरा उत्तर है और एक वाक्य के रूप में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य माना जाएगा, एक पद का वाक्य यहाँ पर हम कहेंगे। तो इस अकेले पद से कुछ प्रकट नहीं हो रहा, तो हमें क्या कहना होगा? जैसे यदि हम कहें जाता है, तो जाता है कहने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अब पूरा वाक्य कहा जाएगा माधव जाता है, या माधव पढ़ता है, या माधव सार्थक का भाई है। इस प्रकार से कहने पर प्रत्येक वाक्य अपने सही अर्थ की पूर्ति कर रहा है, सही अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार वाक्य ऐसा होना चाहिए जो अपने सही अर्थ को प्रदान करता हो, जिसमें जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं और जो बात कहना चाहते हैं दोनों सम्मिलित हों। कौन कौन सी बात? एक तो जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं, जिसके बारे में कहना चाहते हैं, और दूसरा जो कहना चाहते हैं, उसके लिए जो कहना चाहते हैं, जिसके बारे में कहना चाहते हैं और उसके बारे में जो कहना चाहते हैं। ठीक है, जो कहेंगे उसके विषय में, जिसके बारे में कहना चाहते हैं और जो कहना चाहते हैं, दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था, माधव विद्यालय गया, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? हम माधव की बात कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं? जो जिसके बारे में कहना चाहते हैं माधव, जो कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उसके विषय में? कि वह विद्यालय गया। तो इस आधार पर वाक्य के दो अंग माने जाएंगे, जो कि वाक्य के अंग के आधार पर माने जाते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके लिए प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, वह वाक्य का कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है और वह वाक्य का कर्ता होता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कि माधव विद्यालय गया, तो यहाँ पर माधव उद्देश्य है और इसके विषय में बात हो रही है, यही हमारा क्या है? कर्ता है। माधव विद्यालय गया वाक्य में माधव उद्देश्य है, वही वाक्य का कर्ता भी है। इसके विषय में यह भी आपको अवश्य जानना है कि जो विशेषण प्रयोग किए जा रहे हैं, उद्देश्य के साथ, कर्ता के साथ जो विशेषण प्रयोग किए जा रहे हैं वे भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। यदि हम कहें बुद्धिमान माधव विद्यालय गया, तो यहाँ प्रयुक्त बुद्धिमान शब्द भी माधव के साथ है। तो बुद्धिमान माधव, ये दोनों पद ही यहाँ पर उद्देश्य का कार्य करेंगे। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब जानते हैं विधेय के बारे में। विधेय जिसे अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। तो क्या है विधेय? क्या है? कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अब उस कर्ता के बारे में जो हमारा उद्देश्य है उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह विधेय कहलाता है। तो इस आधार पर वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, जिसमें हम अपनी बात कह रहे हैं, जिसके विषय में कह रहे हैं और जो बात कह रहे हैं, तभी वो एक पूर्ण वाक्य का रूप लेगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ उद्देश्य क्या है? किसके विषय में बात हो रही है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अभी हमने पढ़ा कि वह उद्देश्य होगा, वह वाक्य का कर्ता भी होगा। तो किसके विषय में बात हो रही है? यहाँ पर कुछ बच्चों के विषय में। तो यहाँ प्रयुक्त कुछ बच्चे उद्देश्य है। देखिए, कुछ बच्चे उद्देश्य है और पार्क में खेल रहे हैं, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? कुछ बच्चों के विषय में, जो कि हमारा उद्देश्य है, कर्ता है। तो अब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो शेष भाग इसका पार्क में खेल रहे हैं, ये सभी पद किसके अंतर्गत आएंगे? विधेय के अंतर्गत। अगला वाक्य देखिए, रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुंची। अब यहां पर किसके विषय में बात हो रही है? गाड़ी के विषय में हो रही है, जो कि रात को आने वाली थी, उसकी विशेषता को बता रही है कि वो रात में आने वाली है। अब यहां प्रयुक्त रात को आने वाली गाड़ी, ये सभी पद उद्देश्य कहलाएंगे और सुबह तक नहीं पहुंची, ये पद विधेय कहलाएंगे। अगला वाक्य देखिए, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। अब यहां पर बात हो रही है उन लोगों की। उन लोगों ने उद्देश्य, मेहनत की विधेय। फिर है उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। अब यहां किसकी बात हो रही है? चाचा जी की, लेकिन उसके साथ प्रयुक्त है उसके चाचा जी, जो कि उसके चाचा जी यहां पर उद्देश्य और अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं, विधेय कहलाएगा। इस प्रकार आपने जाना कि वाक्य क्या है। वाक्य भावों और विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्द समूह है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं और वाक्य के गुणों और अंगों के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं और उससे पूर्व देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अंतर्गत किन तत्वों का समावेश होना आवश्यक है, जिसमें पहला है सार्थकता, अविच्छिन्नता, तीसरा है योग्यता, फिर है पूर्णता, मेल या समन्वय और छठा है पदक्रम। वाक्य निर्माण की दृष्टि से या जब वाक्य रूपांतरण के लिए आएगा, आपको इन सभी तत्वों की जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि वाक्य किस दृष्टि से बनेगा और कैसे उसका चयन किया जाएगा, किस प्रकार उसका रूपांतरण होगा। तो आइए जानते हैं पहला बिंदु इसका, जो है सार्थकता।
सार्थकता अर्थात सही अर्थ लिए हुए हो। सार्थकता, वाक्य का गठन सार्थक शब्दों से होना चाहिए, तभी वह अर्थपूर्ण होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य सार्थक शब्दों से बना होना चाहिए ताकि वह अर्थपूर्ण हो, अर्थ प्रदान करने वाला हो। परिस्थितिवश कहीं निरर्थक शब्द आ भी जाए तो वाक्य में उसका प्रयोग अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे कुछ निरर्थक शब्द हम मान लेते हैं कि खटखट। अब खटखट कोई सार्थक शब्द नहीं है, परंतु यदि हम इसका प्रयोग करते हैं कि दरवाजे पर किसी ने खटखट की, तो इसका प्रयोग अर्थपूर्ण दृष्टि से हो रहा है कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर कोई आया व्यक्ति, इसकी पहचान करा रहा है। दूसरा है अविच्छिन्नता। अविच्छिन्नता अर्थात अलग ना होना, समीपता होना। वाक्य के पदों में अविच्छिन्नता अथवा समीपता होनी चाहिए। असंगत शब्दों के मेल से वाक्य बनाना या अटक अटक कर बोलना, दोनों स्थितियों में वाक्य का स्तर गिरता है। जैसे श्याम जाता है बाजार, यदि इस प्रकार से लिखा जाए तो समीपता विच्छिन्नता में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वो अलग अलग दिखाई देंगे कि कैसा वाक्य है। श्याम जाता है बाजार, इसके स्थान पर क्या सही वाक्य होगा? श्याम बाजार जाता है। तो यहाँ पर ये समीपता ना होकर, शब्दों की समीपता, पदों की समीपता ना होकर किसको प्रकट कर रहा है? विच्छिन्नता को प्रकट कर रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। फिर है तीसरा पद योग्यता। योग्यता का अर्थ है शक्ति या सामर्थ्य। यदि कोई वाक्य बनाए अमिता डंडे से आटा गूंथती है, तो क्या आप सोचेंगे कि आटा डंडे से गूंदा जा सकता है? नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। तो यह वाक्य नितांत अशुद्ध होगा, डंडे में आटा गूंदने की योग्यता नहीं है। इसीलिए वाक्य रचना करते समय कर्ता की योग्यता के अनुसार क्रिया का विन्यास करना चाहिए कि कर्ता की जो योग्यता है, वो कर्ता उस कार्य को करने योग्य है, तभी कार्य का वाक्य का सही विन्यास माना जाएगा। फिर है पूर्णता, अगला बिंदु। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। माधव करता है, तो यहाँ पर ये नहीं पता कि माधव क्या करता है। सोता है, कौन सोता है? खाएगी, कौन खाएगी? तो यह सब जानने के लिए हमें कहना होगा माधव स्कूल से मिला हिंदी का गृह कार्य करता है। अमन सोता है, राधिका सेब खाएगी। जैसा कि हमने अभी बताया था कि वाक्य में क्या होना चाहिए? जिसके बारे में बात की जा रही है और जो बात की जा रही है, जब दोनों होंगे तभी वो पूर्ण वाक्य होगा, पूर्णता का बोध कराएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर माधव स्कूल से मिला हिंदी का गृह कार्य करता है, अपने आप में पूरा वाक्य है, क्योंकि वो ये भी पता चल रहा है कि कर्ता कौन है। यहाँ पर माधव है उद्देश्य, और वो है क्या कार्य कर रहा है? स्कूल से मिला हिंदी का गृह कार्य करता है। इसी प्रकार अगला वाक्य है अमन सोता है, राधिका सेब खाएगी। तो यहाँ सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो रही हों तो वह वाक्य रचना पूर्ण समझनी चाहिए। फिर है अगला बिंदु मेल या समन्वय। जब समन्वय की स्थिति आवश्यक है, समन्वय अवश्य होना चाहिए वाक्य में। वाक्य में लिंग, वचन, काल और कारक आदि का क्रिया के साथ समन्वय होना आवश्यक है। लिंग, वचन, काल और कारक का क्रिया के साथ समन्वय होना, उसके साथ मेल होना, उसके अनुसार होना आवश्यक है। यदि हम कहें राम बाजार जाएगी, तो यहाँ पर क्रिया का मेल लिंग के साथ में नहीं हो रहा, क्योंकि राम कैसा शब्द है? पुल्लिंग। राम बाजार जाएगी, तो यह वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। तो इस आधार पर वाक्य में लिंग, वचन, काल और कारक का क्रिया के साथ समन्वय होना आवश्यक है, यह भी ध्यान रखना है। फिर है अगला बिंदु पदक्रम। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना नितांत आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उससे स्पष्टता नहीं होती। जैसे है जाता बाजार अजय। अब यहाँ पर वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है, आगे पीछे करके लिखे हैं। अब इन्हीं पदों को हम सही ढंग से सही क्रम में लिखेंगे तो वाक्य बनेगा अजय बाजार जाता है।
तो इस प्रकार उपरोक्त दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान हैं, किंतु प्रथम वाक्य में पद क्रम नहीं है, पदों का क्रम सही नहीं है, उनका सीक्वेंस सही नहीं है, जबकि दूसरा वाक्य पद क्रमानुकूल है, यानी पदों के अनुकूल है। इसीलिए दूसरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट है और पहले का नहीं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.